बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में दीगर ममालिक में देखने का बहुत शुक्रिया और आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म, दुआओं का शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया और आपके जनाब बहुत ही अ, हर दिल अज़ीज़ मेरे बहुत ही बड़े इज़्ज़त मुआब अच्छा भाई साहब, बहुत मेजर चेंजेस डेवलपमेंट हो रही है। आपने इसका इंदिया पहले भी दे दिया था कि जब एक दफ़ा ये सिस्टम में तब्दीली आती है, आप हम तो कह रहे थे कि जब इलेक्शन अनाउंस होंगे तो हालात उसके अपने डायनामिक्स होते हैं। एक 3-4 चीज़ें हुई जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पीटीएम का जलसा जिसमें बहुत ही गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ। वो पश्तीन कहता है कि इनकी तो हिंदुस्तान ने पतलूनें उतारी हैं, हम इनका कुछ और उतारेंगे, और बहुत गालियाँ। और अफ़गानिस्तान के पुराने झंडे लहराए गए, ईमान हाज़िर भी वहाँ की, खैर उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर शामिद कुरैशी को अरेस्ट कर लिया गया है। पता नहीं ये भी एक डिसेप्शन है या वाक़ई में अरेस्ट किया गया है किसी वजह से। मेरे ख़्याल में, मैं अपनी राय अपने तक महदूद रखता हूँ। लेकिन जो 2 मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं लॉयर्स की तरफ से, वो है कि पंजाब बार एसोसिएशन ने स्ट्राइक कर दी कि कोई पुलिस एहलकार नहीं आएगा कोर्ट में जब तक जो वो दहशतगर्दी कर रहे हैं लॉयर्स के खिलाफ वो ख़त्म नहीं होगी। ख़ास तौर पे एक लॉयर है, उनके घर पर हमला किया। दूसरा, पाकिस्तान बार काउंसिल का वो धड़ा जो कि नून लीग के साथ था, वो हसन पाशा वाला, उसने भी कह दिया कि जी हम एहतजाज करेंगे अगर इलेक्शन 90 दिन में ना हुए। पीपल्स पार्टी ने तो एलानिया कह दिया है कि हम एहतजाज करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज के हीरो ने, नवाज शरीफ ने वापस आने का फैसला पोस्टपोन कर दिया है। ये वो फैसला था जो कभी था ही नहीं, कभी हो लेकिन ही नहीं था। उसी फैसले को उन्होंने अब जो है पोस्टपोन। लेकिन जो एक तीसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो निगरान लोग आए हैं 90 दिन के लिए, शमशाद साहिबा कहती है मैं जीडीपी टू टैक्स रेशो 9% से 13% पे लेके जाऊंगी। उमर साहब कहता है मैं $2.5 बिलियन से 10 बिलियन लेके डॉलर चला जाऊंगा आईटी एक्सपोर्ट। और कॉमर्स और मिनिस्टर कहता है कि जी मैं एक्सपोर्ट को 28 बिलियन से 100 बिलियन में लेके जाऊंगा। ये 3 महीने के लिए आए हैं या इनके क्या इरादे? ये है जी आपकी खिदमत में आज की जी 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 सर, पहले तो मैं इधर से ही शुरू कर दूं। ये जो इन्होंने दावे किए हैं, ये लोग तो बेचारे लंगड़ी लूली हुकूमत है, ना इनको सर का पता है कि कौन है, ना इनको पैर का पता है कि कौन है, करना क्या है, कितने दिन रहना है, कितने दिन बैठना है, क्या फैसले करने हैं। लिखे लिखाए फैसले आते हैं, वो पढ़ देते हैं। इन्होंने यही दावे करने हैं कि जी मैं फाइनेंस में ये तीर चलाऊंगा और इतनी किले फतह करूंगा। और गौहर एजाज साहब कहते हैं मैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में बैठ के, मेरा ख्याल है शायद कामरान खान के साथ था या किसके साथ था, उन्होंने फिगर दे दिए कि जी ये जो हुआ था ये इसकी वजह से हुआ था, ये 25 बिलियन इस वजह से कम हो गया, 5 इधर से कम हो गया, तो खाली फर्क जो है 2-4 बिलियन का है, वो हम पूरा कर लेंगे तो 100 बिलियन हो जाएगा। और ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह के जो बेवकूफ लोग होते हैं, वो उनको लाके बैठाया इसलिए गया है कि जी लोगों को ये मीठी मीठी बातें करके उलझाए रखें। और जो काम पीछे जो बैठ के लोग कर रहे हैं, पकड़ धकड़ मारपीट ये वो सारा कुछ वो चलता रहे बगैर किसी तवज्जो के। कोई टीवी पे ना आए, कोई बात ना करे, वो अपना काम करते रहे और ये बैठ के लोगों को ये मिठाइयां बांटते रहे और हलवे कहानियां सुनाते रहे। ये सब फजूल की बातें हैं। इनका कोई कोई अगर सुनता भी है तो मेरा ख्याल है कोई अकल से पैदल ही होगा जो इन पर यकीन करे। बाकी ये तो इनकी छोड़े। आपने कहा कि जी ये पीटीएम का जो जलसा हुआ है, ये मुझे बड़ी ही कोई हैरत हुई है। और हैरत भी नहीं हुई, बल्कि मुझे एक तरह से एक मिली भगत, बड़ी बहुत बड़ी किस्म की मिली भगत लग रही है। देखिए, ये पूरा इन्होंने ऐलान किया था कि जी हम केपी के से जुलूस लाएंगे और इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके हम मुजाहरा करेंगे। 100 मील से ज्यादा का इनका जुलूस चल के आया है, ड्राइव करके आए हैं, बसें और गाड़ियां और डाले और लोग और नारे और ये सब। आप मुझे बताएं कि किसी, और सारी हुकूमत, केपीके में भी इनकी हुकूमत है, अटक क्रॉस किया, अटक का पुल क्रॉस किया, पूरे पंजाब में घुस गए, पंजाब में आके इस्लामाबाद में घुस गए। कोई इजाजत के बगैर इस तरह कोई ये जुलूस लेके चढ़ाई करके आ सकता है पाक इस्लामाबाद के ऊपर? और पहुंच गए वहां पे। अब ये जो लड़ाई जो हुई है बीच में, जो इनके चले हैं लाठीचार्ज वगैरह जो हुआ है, वो मुझे लगता है कि ये इनकी अंडरस्टैंडिंग कोई बिहाइंड द सीन हुई है कि जी आप अच्छा आएंगे,
यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आप बात करेंगे, इससे आगे बात नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और इन्होंने कोई गारंटीज वारंटीज दे के ये पहुंच गए यहाँ पे। आपको याद होगा कि ये दो लीडर जो थे ये असेंबली में बैठ के बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे, तो ये असेंबली से भी और गवर्नमेंट से भी उन सब चीजों से ये अच्छी तरह वाकफ है। तो जब इनको आने दिया तो वहां पहुंच के फिर इन्होंने जब जोश में आके खिताबत के तो तकरीरें फरमा दी कि जी पतलूने उतारेंगे और ये उतारेंगे और वो उतारेंगे, और इसके पीछे जो भी दहशतगर्दी है इसके पीछे कौन है, ये सब जो नारे वारे लगे हैं वहां पे, ये और टीवी पे किसी एक जगह पे नहीं दिखाई गई है, सिर्फ सोशल मीडिया पे चली है अभी ये, और वो भी उनके अपने लोगों ने जो बना के चलाई है, वो भी उसके मेरा ख्याल है ये भी वायलेशन की होगी, शायद उन्होंने अपने एग्रीमेंट की कि इसकी कोई वीडियोज नहीं होंगी या ये नहीं होगा। भारत ये एक मिली भगत है, और ये चाहते ये हैं कि जी ये पूरा एक फोर्स जो इन्होंने शो ऑफ फोर्स किया है, ये दिखाना चाहते हैं कि जी केपीके में ये इतनी बड़ी फोर्स है और ये इसको हम हमारे साथ है ये, और फिर और इसके ऊपर अगर इन्होंने कोई वायलेशन की है तो पकड़ सकड़ जो होगी, इन लोगों की पकड़ सकड़ कम होगी, जो बाकी दुश्मन है जो इनोसेंट लोग हैं पीटीआई वाले उनकी पकड़ सकड़ ज्यादा होगी। ये भी एक फॉल्स फ्लैग जिसे कहते हैं ना, कवर कवर भी हो सकता है, तो इनके कवर में और बहुत से लोगों को पकड़ के उठा के ले जाए। तो ये सब बड़ी अजीब सी बात है, और ये मगर एक बात जो आपने कही ना वो ये है, जैसे ही इलेक्शन का नाम आया है, अभी इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, अभी सिर्फ इलेक्शन का कहा गया है कि जी हम करेंगे, पहले वो डिमार्केशन कर ले, जो मर्दमशुमारी का जो भी करना है कर ले कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, फिर इलेक्शन अनाउंस करेंगे। लेकिन एक कम से कम टाइम फ्रेम एक थोड़ा छोटा बहुत आ गया है, जो कि बड़ा फ्रेजाइल है, कोई उसमें हकीकत नहीं है कि ये इसी तरह होगा, वो बहुत आगे जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये अनाउंस हुआ है और जैसे ही ये बात की शुरू हुई है कि जी हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, लोग मजीद बोलेंगे। जब ये इलेक्शन की वाकई डेट आ गई, फिर कोई किसी को बोलने से नहीं रोक सकता, और फिर मीडिया को भी कवर करना पड़ेगा। आपने देखा कल के एक छोटी सी जलसी को वो परवेज खटक साहब ने अपने घर में वो कुर्सियां उर्सी लगा के 200-400 कुर्सियां लगा के वो पता नहीं कितने करोड़ रुपए खर्च करके वो अरेंजमेंट किया था। वहां पे पूरा मीडिया जो है लाइव दिखा रहा है, वो सारी दिखा रहे हैं जी ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा जलसा हो गया, बड़ा तूफान आ गया। तो ये मीडिया मैनिपुलेशन चलेगी जब तक के इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं होता, लेकिन जब इलेक्शन का हो जाएगा, लोग वाकई जब निकलेंगे, जुलूस करेंगे, जलसे करेंगे, तकरीरें करेंगे, तो फिर मीडिया को भी दिखाना पड़ेगा। तो ये अभी ओपन जब होगा तो फिर चीजें हाथ से निकलती जाएंगी, फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। जो एक दफा सोसाइटी को खोल दें आप, तो फिर दोबारा उसको कंट्रोल में लाना मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये इलेक्शन को जितना हो सकेगा ये डिले करेंगे। हमारा अभी देखते हैं, अभी तो शुरू हुआ था। से भाई साहब, ये जो समरी मुझे समझ आई है आपकी और मेरा भी यही तजिया है कि पीटीएम को खड़ा किया गया है पीटीआई का, केपी का वोट को डाइल्यूट करने के लिए उनके खिलाफ, और ये बहुत बड़ी एक फॉल्स फ्लैग डिसेप्शन प्लान है, और उनको इजाजत भी दे दी गई गालियां देने की, वरना किसी की मजाल कि उस किस्म की बातें जो मंजूर पश्तीन ने की। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इन्हीं के 2 वोटों से हुकूमत उल्टाई गई थी इमरान खान की, वो भी हमें पता है सब कुछ। आसिफ गफूर ने आके दस्तावेजात पब्लिक आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि ये इंडियन एजेंट है, ये अफगान के एजेंट हैं, ये देखे जितने पैसे उसको मिले। एनीवे, ये तो सर, इससे तो मुझे लग रहा है कि ये जो आसिम मुनीर का प्लान है ना, ये अनरेवल हो रहा है। ये जितने भी ये अपने प्लान बना के आया था कि मैं इस तरह हुकूमत लेके आऊंगा, और ये मैं टेक्नोक्रेट्स हुकूमत जो इसने बनाई है, इसमें सिर्फ चोर उचक्के। गौर एजाज साहब का आपको पता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो टेक्सटाइल में नहीं है, वो 10 साल से रियल एस्टेट डेवलपर है। जो अमीन आदमी अमीन है, गुलाम मोहम्मद, क्या मोहम्मद अमीन या गुलाम, उसको अपने एससीबीसीबी के चेयरमैन से निकाला गया। सामी सईद जो है वो ओहदा नहीं छोड़ रहा था एग्जीक्यूटिव बैंक का एशिया का, उसको ना निकाला गया। जनरल अनवर अली हैदर है, ये इमरान का चेयरमैन नेशनल अथॉरिटी जो इनकी थी, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का, उसका चेयरमैन था। वो नर का बच्चा अभी तक रहा 22 में।
ये इतना चूचू का मुरब्बा है, और वो ऊपर से वो जो इनके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मिस्टर कड़ाकड़, उनका तो खैर खैर, तो ये जो अब प्लान बना रहे हैं। मुर्तजा सोलंकी साहब जो है हमारे यहाँ पे रिपोर्टर थे अपने वॉइस ऑफ अमेरिका में, फिर यहाँ से वो छोड़ के, जब उनका ग्रीन कार्ड वगैरह हो गया तो छोड़ के पाकिस्तान चले गए वो, और फिर वहां जाके उन्होंने वही ठहर गए, और फिर नौकरियां वोकरियां ले ली, सब कुछ किया। उनके खिलाफ जो रेडियो पाकिस्तान के लोगों ने शिकायतें दर्ज की है, मैं तो रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन जरा आप उसकी हिस्ट्री में जाएं तो वो इतनी सीरियस शिकायतें थी कि मिनिस्टर साहब थे इंफॉर्मेशन के उस वक्त, उन्होंने उनको तक वो पहुंची, और वो क्योंकि उन्होंने खुद ही अपॉइंट किया था उनको, तो वो उन्होंने कहा जी देखें ये तो इस तरह तो शिकायतें नीचे वाले लोग जो है ना वो अपने बॉसेस के खिलाफ करते रहते हैं, तो बस ठीक है, क्योंकि उनके अपने बॉस जो है जरदारी साहब वो भी शौकीन आदमी है, तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, तो वो वही रह गई। बहरहाल ये कि अब उनको रिवॉर्ड दिया गया है कि जी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हो गए, और उनके जो दोस्त थे जिनके प्रोग्रामों में ये बैठते थे, मुर्तजा सोलंकी साहब, नजम सेठी और बाकी, वो लोग बड़े सख्त नाराज होंगे जी, बड़े सख्त होंगे, यार देखो हमारे साथ कि हमने इसको ऊपर चढ़ाया और ये हमारे ऊपर आके बैठ गया, तो वजीर बन के वो बेचारे पीछे रह गए। बहरहाल अब ये तो होता है इस तरह के कामों में सर। मुर्तजा सोलंकी साहब के खिलाफ सर बहुत मेजर सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस थे, खवातीन, सर दो आप ये कह रहे हैं, मैंने तो सिर्फ ये रेफर किया है कि जो शिकायत थी वो सुननी चाहिए थी जी। सर ये सिर्फ इन्हीं के इसी का नहीं है, इनका तमाम जो करियर है पाकिस्तान में, उसके साथ ये इनकी जो अखलाकी एक इनकी तबाही है वो इनके साथ साथ चलती आ रही है। बहुत मशहूर हैं कि जहां भी इनको मौका मिलता है तो ये इस किस्म की वारदात करते हैं। अल्लाह ऐसे भेड़ियों से हर एक को बचाए। बहुत ही घटिया आदमी है। मैं तो सर इनके बिल्कुल मैंने तो उनको ब्लॉक किया हुआ है ट्विटर पे, और इनको भी खैर ये सर सब इंशाल्लाह ताला कभी न कभी इनके साथ इंसाफ जरूर होगा। मैं जरा थोड़ा ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं ये केयर टेकर हुकूमत कि हम जी टैक्स टू जीडीपी रेशो इतना कर देंगे, आईटी एक्सपोर्ट इतनी कर देंगे, फलानी एक्सपोर्ट इतनी कर देंगे। तो ये तो क्लियर इंडिकेशन अब हमें मिल रही है इलेक्शन कमीशन के अलावा कि इनका कोई इरादा नहीं है जाने का अगले 2, 3, 4, 5 साल। इनको कहा ही क्या होगा जी कि आप आए और आप बैठेंगे, आप जो करना है करें, और जितने लंबे प्लान बनाने हैं बनाएं आप, और आपको इजाजत मिलेगी। तो वो कह रहे, इसीलिए कह रहे हैं, वरना उनको पता होगा जी 3 महीने बाद मैंने चले जाना है, तो वो तो दफ्तर भी ना आए आधे टाइम। तो वो तो यही होता है, जब उनको कहा गया होगा, यकीन दहानी की होगी कि जी आप फिक्र न करें, हम हैंडल करेंगे बाकी सब चीजें, हम हुकूमत चलाएंगे, आप बस ये अच्छी मीठी मीठी गोलियां दें लोगों को, तो आ गए वो। अच्छा, इसके साथ-साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और हुई है भाई साहब, कि ये तो लाके बिठा दिए गए, आसिम मुनीर ने अपने जर्नैलों को भी काबू कर लिया है इस वक़्त तक, और बड़े सख्त सज़ाएँ देने की कोशिश कर रहा है सलमान फयाज़ गनी को। लेकिन इसके साथ एक बड़ी जो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो है प्रेज़िडेंट अलवी की 2 एक्शन्स। एक एक्शन नहीं किया और एक एक्शन किया। एक एक्शन ये क्या किया कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बिल और पाकिस्तानी आर्मी एक्ट का अमेंडमेंट बिल साइन कर दिया कल, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। उनको उस बिल पर भी वही सवाल उठाने चाहिए थे कि मुझे बताएं इस वक्त जब ये बिल पास हो रहा था असेंबली में कितने लोग मौजूद थे, कितने लोगों ने इस पर वोटिंग की, जिस पर जो उन्होंने पिछले जो 13 बिल थे उनको वापस किया। एक ये। दूसरा, उन्होंने इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं की। मैं थोड़ा-सा कंफ्यूज़ था कि अभी तक उनके पास पावर है या नहीं, या इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है कि इलेक्शन कमीशन के पास अब ये इख्तियार है। मुझे बहुत सिग्निफिकेंटली सीनियर लॉयर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स ने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इलेक्शन एक्ट सबऑर्डिनेट है। अभी तक ताकत जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। इनको ऐलान कर देना चाहिए था, कर देना चाहिए अभी भी, और अगर कोई इसको चैलेंज करता है तो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। ये इनकी 2 जो चीजें हैं, ये कुछ इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो जो आप ये चैलेंज कर देना चाहिए, या मेरा ख्याल है कर दिया गया है ऑलरेडी, वकीलों ने और इन सब ने तो चैलेंज कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट में वो अब है। अब सुप्रीम कोर्ट में अल्लाह करे कि इतनी हिम्मत और इतनी ताकत और इतनी जान आ जाए कि वो
इसको टेकअप करें और इसको जो भी। सॉरी, मेरा सवाल थोड़ा सा इससे एक पहले कदम जी का जी था। अलवी साहब ने क्यों नहीं अनाउंस की इलेक्शन डेट? जी, अलवी साहब को बिल्कुल करनी चाहिए थी। और अलवी साहब मेरा ख्याल है, क्योंकि देखिए अब एक बात और आप गौर करें कि अलवी साहब प्रेसिडेंट रहेंगे जब तक के नई असेंबली आके इलेक्शन हो जाएंगे, नई असेंबली बनेगी, फिर वो नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगी, तब अलवी साहब हटेंगे। तो अलवी साहब का अभी टीनियोर मेरा ख्याल है जितना ये लंबा होता जाएगा इलेक्शन का पीरियड, जितना ये केयर टेकर्स को कहा गया है कि जी आप करते जाए 10 साल की प्लानिंग, तो वो 10 साल की प्लानिंग अगर केयर टेकर चलेंगे तो अलवी साहब भी 10 साल तक बैठे रहेंगे। ये भी आप जरा गौर कर लें, क्योंकि अरे वो बड़ी जबरदस्त से आपने बात की है। जी जी उनकी जी अब जी वो भी सदर पाकिस्तान रहेंगे। वो सदर पाकिस्तान ही रहेंगे। अभी उनको बहुत सारे मौके मिलेंगे कि वो अपनी खान साहब से, इमरान खान से, पीटीआई से या दूसरे लोगों से या सियासत के डेमोक्रेसी से वो अपनी जो उनके अंदर जितनी भी वो है वो जाहिर कर सके और उसकी सपोर्ट के लिए वो एक्शन ले सके। अभी और बहुत सारे मौके उनको मिलेंगे क्योंकि वो कहीं नहीं जा रहे अभी। तो ये शायद वो भी थोड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं कि जी ठीक है, जब अदालतें देख रही है एक काम को तो मैं बीच में अभी नहीं आता, जब वक्त होएगा तो फिर देखेंगे। तो हो सकता है उन्होंने ये सोचा और ये। सॉरी, मैं इससे समझ आप ये समझे कि कोई बड़ी सोची समझी उन्होंने एक हिकमत अमली के तहत ये कर रहे हैं। देखिए उन्होंने 14 अगस्त को जो तकरीर की थी उसमें बड़े क्लियर और बड़ी अच्छी तकरीर थी। वो मेरा ख्याल है वो शायद एस्टेब्लिशमेंट वालों को पसंद भी नहीं आई होगी, क्योंकि बहुत अच्छी लंबी तकरीर थी और इसमें दरमियान में जो कुछ वो कह गए शायद वो स्क्रिप्टेड नहीं था या वो अपनी तरफ से कह गए या जो भी कहा। उन्होंने कहा कि जी दोनों साइड को जरा कूल होके सोचना चाहिए और आपस में मिलना चाहिए। ये लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है। इनको मैं कोशिश कर रहा हूँ, करूंगा, करनी भी चाहिए उनको, ही अबव ऑल ऑफ देम। तो वो ये कह गए और उससे मेरे ख्याल है काफी लोगों को परेशानी भी हुई। मगर वो अभी बैठे हैं और अभी वो अपने जिस प्लान पे उनको करीब लाने के लिए इलेक्शन होंगे, सारा कुछ होगा, तो वो अभी बहुत सारी चीजों पे उनको दस्तखत अभी और भी करने हैं जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो भारत अलवी साहब तो अभी मौजूद है और उनको अभी मौके भी मिलेंगे कि अपनी अगर उनसे कुछ कुछ कोताही हो गई है तो उसको रिडीम कर लें, अपने आप को ठीक कर लें। ठीक, तो ये जो अब मूवमेंट शुरू हो गई है पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ जी से, जी लॉयर्स की तरफ से, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, सॉरी, पंजाब बार एसोसिएशन की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, और People- चले हम दोनों हंस ले। तो ये जोर पकड़ेंगे। देखिए जी जोर क्या पकड़ेंगे, पीपल्स पार्टी वाले तो बेवकूफ बन गए हैं ऐसे कि उनको तो ना अब सर का समझ आ रही है ना पैर, क्या कहें क्या ना कहें। वो जाके मैं तो पहले कह रहा था कि ये लोग अपने हाथ पांव खुद काट रहे हैं। मैंने तो इस पर ट्वीटे वीटे भी किए कि जी ये जिस तरीके से ये लोग इनको प्लेट में रख रख के सारे अपनी पावर और सारे अपने इख्तियारात जो है इनको दे रहे हैं, ये इनके गले पड़ेंगे। और अब वही हो रहा है, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजें उनको साइन कर दिए, जाके सीसीआई में पीपीपी के चीफ मिनिस्टर साहब जाके हंस हंस के जनाब वो दस्तखत करके आ गए हर चीज पे। अब वो कह रहे हैं ये गलत गलत क्या है भाई, आप खुद तो देखे आए, आप इस्तीफा दें। सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए जो अब ये शोर मचा रहे हैं कि जी ये हम नहीं मानते हो। ये क्या नहीं मानते, आप खुद तो देखे आए उनको ये अथॉरिटी। दूसरी बात ये कि वो सीसीआई जेन्युइन थी या नहीं थी, ये भी उनको चैलेंज करना चाहिए था कि ये सीसीआई तो जेन्युइन ही नहीं है। इसमें नॉट दो जेट। प्रोविंसेस के तो इलेक्टेड लोग ही नहीं है। और वो अगर तीसरे वो निकल जाते कि जी मैं नहीं बैठता इसमें, तो सीसीआई कहाँ गई, वो तो खत्म हो जाती। तो उन्होंने ही जरदारी साहब और ये चीफ मिनिस्टर सिंह आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और अब वो आके भले शोर मचाए कि जी हम अदालत जा रहे हैं, ये करे वो करे, कोई फायदा नहीं है। ये जो क्या कहते हैं वो, जब दूध गिर गया तो बस गया, फिर वो उस उसका कोई फायदा नहीं होता। आप बाद में आप रोते रहे कि ये हो गया वो हो गया। आप जिम्मेदार हैं और आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई है और मैं इस्तीफा देके जा रहा हूँ। दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स डिमांड, दिस इज व्हाट इंटेग्रिटी डिमांड। अगर इंटेग्रिटी नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, तो बोलते रहे जो जो बोलना है, जब भी बोले क्या फर्क पड़ता है। तो लगता नहीं है कि हुकूमत जा रही है
ये लोगों को दज्जाल ने डिसीव कर दिया। मैं और आप महीनों से कह रहे हैं कि ये इनकी चीखें निकालेंगे। मेरा ख्याल है आपने ही शायद ये लफ्ज कहा था कि जी ये जी, जरा ये हुकूमत जाने दो, इनकी भी चीखें निकलेंगी। थोड़े दिन तो ठहर जाए, अभी चीखें निकलना शुरू हो गई। अब वो अब हाँ, अप, हाँ, आपने अप, कहा अप, था अप, थोड़े दिन। हाँ जी, अपने ही फैसलों पे खुद ही चीखे मारे, खुद ही फैसले किए, अब उन्हीं पे चीखे मारे। अब इनका क्या आखिर करेंगे भाई? आप इनको दो थप्पड़ लगा के इनको कहें गेट आउट। आपके हुँ, बस का नहीं है ये काम, जो हुँ, आप शोर मचा रहे हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, और ज्यादती हो गई, फलाना हो गया, धमाका हो गया। आप पूरे शरीक है, पूरे जिम्मेदार हैं इन चीजों के। बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो कमिंग टू काइंड ऑफ द लास्ट सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम, शाह महमूद कुरैशी का अरेस्ट और उसके साथ जो ये जुड़ा हुआ है, एकदम बेतहाशा तब्दीलियां हुकूमत में आ गई, ब्यूरोक्रेसी में, सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज के, पुलिस की। इन दोनों चीजों को आप किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे देखिए, ये तो तब्दीलियां जो है ये तो मेरा ख्याल है कराई गई है, और मेरा ख्याल है पीछे से इसमें जरा किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को चाहिए कि जरा ये थोड़ा सा कुरे दे कि जो नए लोग आए हैं ये किसके कहने पे आए हैं, किसने लगवाए हैं, पीछे से इनके पीछे कौन। फौज के कहने सर, ये अहद चीमा को जी हाँ। एस्टेब्लिशमेंट एडवाइजर एसीपीएम इसीलिए रखा गया था कि वो ये जी हाँ। बताएगा कि कौन सा बंदा कहाँ। अब वो आहत चीमा के कहने पे अगर ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आई है तो फिर अल्लाह मालिक है, आहत चीमा साहब चलाएंगे सारी अब हुकूमत, और ये सब लोग मिलकर चलाएंगे। बाकी शाह महमूद साहब की जहां तक बात है, देखिए शाह महमूद साहब एक ऐसे लीडर हैं जो कि जिनके बारे में लोगों को शक शुबहात भी रहते हैं, और वो अपने आप को कायम भी रखा हुआ है उन्होंने, और वो पार्टी के एक मौजूद लीडर हैं, और इस्टेब्लिश ने भी उनको रखा हुआ है कायम। ये भी आप जरा गौर करें कि अभी तक उनको इजाजत है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी लाइव चैनल दिखाते हैं। पीटीआई का नाम कोई नहीं ले सकता वहां पे, इमरान खान का नाम नहीं ले सकता कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चलती है। तो जब उनको इतनी फैसिलिटी दी हुई है तो उम्मीद उनको जरूर होगी इस्टेब्लिशमेंट को भी कि कभी न कभी कहीं ना कहीं हम जाके इनको अपने यूज कर लेंगे, ये हमारे लिए कुछ काम करके कर दिखाएंगे। और अभी तक उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई, उनको पकड़ा है दोबारा, मेरा ख्याल है फिर अंदर जेल में बैठ के बात होगी, शायद इमरान खान के पास भी भेज दें, या हो सकता है उनसे मुलाकात हो जाए, या जो भी हो। सर उनको मगर ये मेरा जी 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 प्लीज। जी, तो मेरा ख्याल है वो अभी इस्टेब्लिशमेंट इनको यूज करने की अभी उम्मीद उनको लगाई हुई है उन्होंने, कि हम इनको यूज कर लेंगे किसी तरीके से, और इसीलिए उनको इतनी खुली छूट भी दी हुई है कि जी वो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, और जलसे जुलूस भी कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, और टीवी पे और दिखाया भी जा रहा है। वरना आप ये एक इंडिकेटर है सिर्फ, टीवी और ये सारे जो है ना टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। मीडिया एक लफ्ज इधर उधर नहीं कर सकता इनकी मर्जी के बगैर। अगर कोई आ रहा है तो उनकी मर्जी से आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है तो उनकी मर्जी से नहीं आ रहा। तो ये और खास बिल्कुल क्लियर बात है कि जी अगर शाह महमूद साहब आ रहे हैं तो वो उनकी मर्जी से आ रहे हैं, और इसके पीछे कोई ना कोई उम्मीद उनको होगी कि जी ये हमारा कुछ काम करेंगे। सर, ये वो चले हुए कारतूस है ना, ये जी उससे आसिम मुनीर जो है ना चले हुए कारतूसों से फायर करने की कोशिश कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी की जीरो क्रेडिबिलिटी है पीटीआई में इस वक्त, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। और जो शेर अफजल मरवत है जो अंडरग्राउंड चले गए इनके लॉयर, उन्होंने एक बहुत ही एक खतरनाक ट्वीट की थी कल, जी जी, जो कि मैंने आपने पढ़ी। भी शायद देखी होगी, मैंने पढ़ी जी होगी आप, जिसमें उन्होंने कहा है कि इनकी कोर कमेटी में और लीगल टीम में गद्दार मौजूद है। वो अब हम्म, उन्होंने हटा दिए, और उसी को रद्द करने के लिए ये साहब आए। ये उन गद्दारों में मेरी नजर में सहरे फहरिस्त हैं, शाह महमूद कुरैशी। आप और कह सकते हैं उनको बिल्कुल। कुछ और लोगों का भी मुझे पता है। अभी तक वो इमरान के बड़े करीब हैं और उनके बयान को आगे लेके चलते हैं। खैर, मैं उनके ऊपर नहीं अभी कुछ कहता, इसलिए कि वो शाह महमूद कुरैशी तो खैर सबके सामने नंगे हैं, तो इसलिए तो हम उनकी बात कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है इनको जेल में भेजा है थोड़ा-सा लॉन्ड्री करने के लिए, कि जी ज़रा इनके ऊपर भी वो हो जाए, जिस तरह फवाद चौधरी को किया था, इधर भगाया, जी उधर जी 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 भगाया। बिल्कुल। इनके साथ अभी तक उम्मीद उनको है कि शायद इनको हम तोड़ लें या मना लें, या जो भी कुछ कर लें। सर टूटे हुए हैं, माने टूटे हुए हुए हैं। होंगे, आ जाए रहे। अभी तक उनको इजाजत जब दी हुई है खुली, तो फिर कोई ना कोई बात तो अंदर चल रही होगी। वो उनको ये नहीं समझ आ रही कि ये इस आदमी की सपोर्ट है नहीं,
तो हम इसको आगे लेकर, जिस तरह इन्होंने मंजूर पश्तीन का कुत्ता छोड़ा है इमरान के वजह, ये अब शाह महमूद नूर को भी छोड़ेंगे। सर एक तो मैं ये सब आखिरी देखे, परवेज खटक साहब ने जो कल जलसा वलसा किया, शाह महमूद साहब भी अपने इलाके में इसी तरह का 1-2 जलसे कर लेंगे, बस यही इनकी वर्थ है, उसके आगे कुछ नहीं है। शाह महमूद जो है ना, इनको कहता रहेगा कि मुझे पार्टी से अलहदा पार्टी मत बनवाना, वरना मेरी जो रही सही जो सपोर्ट है खत्म हो जाएगी, मैं अंदर ही से तोड़ूंगा पार्टी को। वो अंदर से तोड़ने के चक्कर में है। परवेज खटक ने जरा जल्दी की, अंदर ही बैठ के अगर वो करता शायद इससे ज्यादा कामयाब होता है जो अभी कर रहा है। खैर सर, ये सामने सर दो एक आखिरी राउंड में बात करें, दो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। एक सर बैरिक गोल्ड की, मैं एक मेटल्स वर्क्स, एक जो इनकी मेटल की मादनियात का बहुत बड़ा एक वेबसाइट है, उसमें मैं पढ़ रहा था। उसमें लिखा है कि जी जो एमओयू साइन हुआ है उसमें बैरिक गोल्ड और हुकूमत पाकिस्तान अपनी शेयर होल्डिंग को इक्वल नीचे करके और सऊदी अरेबिया को देगा हिस्सेदारी। ये बताता चलो, बैरिक गोल्ड का रिकॉर्डिंग में 50% है, हुकूमत पाकिस्तान का 25%, बलोचिस्तान का 25%, सऊदी अरेबिया 25% मांग रहा है। तो इसका मतलब है कि 12.5% हुकूमत पाकिस्तान कम करेगी और 12.5% जो है जनाब बैरिक गोल्ड करेगी। बैरिक गोल्ड ने कहा हमने नहीं करना कम, अगर उनको 25% देना है तो आप अपनी तरफ से दें। इसका मतलब है कि बलोचिस्तान की हुकूमत भी 12.5% कम करेगी होता, तो 75% आपकी जो रिको डेक है वो चली गई बैरिक गोल्ड और सऊदियों के पास। और आपके पास पाकिस्तान उनको 25% क्यों दे रहा है? ये तो बैरिक गोल्ड की जिम्मेदारी है कि जी उन्होंने जब 50-50 पे फैसला कर लिया है तो आप इम्प्लीमेंट करें। वो 50 में से अगर वो कहीं और से लेना चाहते हैं तो भले लें, सऊदी से लें, जिससे भी लेते हैं लें। हमने नहीं देने, आपने देने, आप दें। हम क्यों दें? हमने तो, पाकिस्तान को क्या मिलेगा उसमें से? कुछ भी नहीं, और पैसे वो कुछ इन्वेस्टमेंट, वो जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने करनी है जी, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने करनी है, जो कमिट किए है वो तो उन्हें करनी पड़ेगी ना। अब वो जहां से भी लेते हैं, सऊदीया से लें, यूएई से लें, चाइना से लें, जहां से लें, वो उनकी मर्जी है। पाकिस्तान को वो कैसे फोर्स कर सकते हैं कि जी आप दे, हम 50 देंगे, आप 25 देने, बल्कि यूएई आ जाए तो 25 उसको दे देंगे, तो सारा रॉकेट दुनिया भर में ले लेगा, हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा। ये क्या बात? ये तो नहीं हो सकता। 100% आपने जो बात की है ना वो सही है। पूरे का पूरा रिकॉर्ड ये बेच रहे हैं उनसे पैसे लेके, और ये सारा कोर्ट्स में चैलेंज होगा, और जल्दी चैलेंज होगा अगर इन्होंने ये करने की कोशिश की तो। सर मुझे तो एक और बहुत सीनियर लॉयर ने, जो कि इंटरनेशनल लॉयर भी है, उन्होंने भी कहा है कि चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट्स की जो वैलिडिटी है इंटरनेशनल कोर्ट में वो बहुत कमजोर होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इन लॉज को पास कराया गया है वो पार्लियामेंट ही की लेजिटिमेसी क्वेश्चन करेंगे हम, और ये जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये चैलेंज होंगे और ये सारे ओवरटर्न होंगे। कोई इंटरनेशनल कोर्ट जो है इनको नहीं करेगा। तो सऊदी अरेबिया, यूएई को खास तौर पर वार्न मैं कर रहा हूं इस प्रोग्राम के तौर कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे उन कॉन्ट्रैक्ट्स की इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी वैलिडिटी नहीं होगी अगर ये केस वहां गया। जो भी आएगा वो इस नजरिए से आएगा कि मुझे अगर 25% मिलेगा तो वो मिलेगा 5-6-10 साल के बाद मिलना शुरू होगा। अभी तो वो ला के लगाना शुरू करेंगे, और लगाने में सबसे पहला रोल है बैरिक का, जिन्होंने कमिट किया है उनको लगाना पड़ेगा। और वो लगाएंगे, वो किसी और से लेके लगाएं या जो भी करें, दैट इज देयर हेडेक, मगर उनको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये सारा सब कॉन्ट्रैक्ट फिर जबरदस्त हो जाएगा। अभी ये हमारे दोस्त डॉक्टर शाहिद मसूद बहुत इस्तेमाल करते थे, पता नहीं कैसे मेरे मुंह पे आ गया जबरदस्त। चले सर, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे सर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। चले सर, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह सुब्हान ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़ मान में रखे, जो शहीद हो गया अल्लाह सुब्हान ताला उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।